हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो है वो हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीख रहे हैं। तो आज जो है वो आज हम जो है वो सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें जो है वो हम चार्ट रीडिंग करते हैं कि चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके जो है ओपनिंग करते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज आपके जो जितने भी एनालिसिस हैं सब फेल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी ट्रेड मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी ही आपको जो है वो बचाती है एंड पे। क्योंकि आज जो है वो हमने मार्केट में हिस्टोरिकल क्रैश देखा है। इस क्रैश के बाद जो है वो हमने देखा है कि लाखों लाखों ट्रेडर्स जो है वो अपने सारे के सारे एसेट्स लूज कर बैठते हैं। तो इस टाइम पे हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट हमारे काम आती है, वो ही बचाती है। अच्छा, इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि सबसे पहले ये समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नाम से ही पता लग रहा है कि स्मार्ट मनी के कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वेल्स, जहाँ पर स्मार्ट मनी जो है वो प्ले करती है, जहाँ पर स्मार्ट मनी बाइंग सेलिंग करती हैं। ऐसे एरियाज, जिन एरियाज में जो है वो अब वेल्स बैठी हैं, जिन एरियाज में वेल्स के सेलिंग ऑर्डर, वेल्स के बाइंग ऑर्डर, जिस जगह पर जो है वो जो वेल्स हैं, जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग करती है या सेलिंग करती है। अच्छा, इसमें जो है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होंगे। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे ऑर्डर। अच्छा, इसमें जो है वो हम सीखेंगे कैंडल साइकोलॉजी, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इसमें है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है, बट मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। वो इसलिए ऐड कर रहा हूँ, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को भी साथ ऐड कर लेंगे तो आपकी काफी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आएगी और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। आपको चीजें एनालाइज करने में जो है बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली, इसके अंदर जितने भी एनालिसिस हैं सारे के सारे मैं जो है वो इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी समझेंगे, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे, उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। देन हम जो आएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ से, कौन से ऐसे डिस्काउंटेड जोन है जहाँ पर हमें जो है बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको मैं समझाऊंगा चार्ट पर जाके। फिर मैं आपको कह रहा हूँ समझेंगे तो आपको समझ आएगी। कोशिश करें कि नोट्स ले आए या एक और आप काम करेंगे, पार्ट्स में देखें वीडियो, पहले कॉन्सेप्ट को देखें, उसको अच्छे तरीके से समझें। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए उसको चार्ट पर अप्लाई करें, फिर देखें क्या ये चीज़ मैंने अप्लाई की, क्या ये वर्किंग कर रही है मार्केट में। हल इस वीडियो में जितने भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा उसको मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगा लाइव मार्केट। अच्छा जी, अभी हम चार्ट पर आ गए हैं। अगर तो क्या नाम है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो tradingview.com के नेम से एक आपको ऐप मिलेगी, वो डाउनलोड कर लें। अगर आप जो है वो नहीं डाउनलोड करना चाह रहे तो क्रोम पर जाकर जो है वो tradingview.com सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये चार्ट आ जाएगा। आज जिस तरह मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करना सिखाऊंगा, अगर आप जो है वो पूरी वीडियो देखते हैं विदाउट एनी कट तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है वो समझने की ज़रूरत है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के। मार्केट में ट्रेंड को जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ना, जो अप ट्रेंड होता है वो इस तरह फॉर्म होता है कि मार्केट ने पहला हाई लगाया, उसके बाद जो है वो जो पहले हाई लगाया, उसके बाद जो पहले वाला लो था वो मार्केट ने जो है वो ब्रेक नहीं किया। फॉर एग्जांपल कि बिटकॉइन जो है वो 1,10,000 से बाउंस हुआ, 1,15,000 पर जाकर रुके, 1,15,000 से क्रैश हुआ और 1,12,000 से दोबारा बाउंस बैक ले गया और इस बार जो है वो बिटकॉइन 1,17,000 पर गया, फिर वापस आया, फिर 1,15,000 पर आया, फिर वहाँ से दोबारा बाउंस बैक ले गया, फिर 1,17,000 पर आया। फिर इस तरह जो है वो मार्केट में अप ट्रेंड चलता है कि कॉइन जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो लगातार ऊपर नहीं चली जाती, उसे जो है वो अप एंड डाउन्स करके इस तरह जाना होता है, वेव्स बनाकर ऊपर जाना होता है। और डाउन ट्रेंड भी सेम होता है, ये अप ट्रेंड इस तरह जो है वो लगातार ऊपर जाती रहती है मार्केट, और डाउन ट्रेंड में इतना है कि लगातार नीचे जाती रहती है, लो हायर लोज बनते रहते हैं कि जो लो है वो बनता रहता है, हाई नहीं जाती मार्केट, लो बनाती रहती है। इस चीज़ को जो है वो आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको नहीं समझ आएगा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं भी समझ आएगी। अच्छा, अप ट्रेंड्स में जो है वो हमेशा जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस काम करती है, लेकिन जो रेंज मार्केट है उसमें हमारे पास जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, जो ये आपको जो है वो फ़िलहाल मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, लाइव मार्केट में भी जाकर आपको एक चीज़ में गाइड करूँगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये एक स्पॉट है, एक इधर टूल होता है जिसमें कैंडल्स भी आती हैं, मैं वो देख रहा हूँ, ये होता है ठीक। ये कौन सा है, चल भी नहीं रहा।
यार पता नहीं किधर ये, हाँ ये। अच्छा, ये मार्केट क्या करती है कि एक रेंज में क्या नाम है चलती रहती है, स्पॉट रेजिस्टेंस स्पॉट रेजिस्टेंस स्पॉट, फिर रेजिस्टेंस फिर स्पॉट फिर रेजिस्टेंस फिर स्पॉट। अब इधर होता क्या है कि ये मार्केट चल रही है आपकी एक रेंज में कि यहाँ से बाउंस होती है और यहाँ पर जाके जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आने लग जाती है। कि मार्केट जब रेंज मार्केट में चली होती है, जब स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान चली होती है, तो उसे हम जो है वो कहते हैं रेंज मार्केट। अब आपकी जो स्पॉट वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट जो है वो बार बार बाउंस बैक्स लेती है, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट जो है वो बार बार रिजेक्ट होती है। जैसे हमारा इस सिनेरियो में स्पॉट पर आती है, बाउंस हो जाती है, रेजिस्टेंस पर जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, बाउंस एंड रिजेक्शन। इनको हम जो है वो सिंपली अब इससे आसान तरीके से आपको मैं क्या समझाऊँ कि वो लेवल जहाँ से मार्केट जो है बार बार बाउंस बैक्स ले रही है उसे कहते हैं हम स्पॉट। जहाँ से प्राइस जो है वो बार बार ऊपर जा रही है उसे हम कहते हैं स्पॉट लेवल। जिस लेवल से प्राइस जो है वो डाउन जाती है उस लेवल के ऊपर जाकर उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। अब इसका जब ब्रेकआउट होता है तब क्या होता है, अच्छा इसमें दो सिनेरियोज होते हैं जब जो है वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। अच्छा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो हम कहेंगे इसका ब्रेकआउट हुआ है, और जब जो है वो हमारी स्पॉट जो है वो स्पॉट तो ब्रेक होगी तब हम उससे कहेंगे कि ब्रेक डाउन हुआ है। अच्छा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तब जो है वो कॉइन है वो अपने अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो कॉइन अपने अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा। जब आपकी स्पॉट ब्रेक होगी तब आपका कॉइन जो है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। वो कैसे? अच्छा, जब भी ऐसे होगा ये, लेकिन अब देखें स्पॉट से मार्केट बाउंस हुई, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाके मार्केट ने क्या किया कि प्राइस डाउन नहीं आई, उल्टा जो है वो इसको ब्रेक कर दिया। इस जब भी रेजिस्टेंस या स्पॉट ब्रेक होती है उसके बाद एक रीटेस्ट ज़रूर आता है कि उसी लेवल को मार्केट टैप करती है जिसको ब्रेक किया होता है, ताकि जो है वो उसको एज स्पॉट लेकर चले। इसको एज स्पॉट बनाती है और उसके बाद जो है वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब इसमें हुआ क्या कि आपकी जो रेजिस्टेंस लेवल थी वो अब आपकी बन गई स्पॉट लेवल। अब इसी तरह जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं ट्रेंड्स, मार्केट जो है अप टू अप जाती रहती है। अब इधर क्या होगा, अप ट्रेंड शिफ्ट हो गया अब आपका। अब मार्केट क्या करेगी, अब यहाँ पर ज़्यादा देर जो है वो रेंज मार्केट में नहीं रहेगी, क्योंकि अप ट्रेंड आपका शिफ्ट हुआ है, आपका ट्रेंड जो है वो अप में चला गया। तो मार्केट इस तरह जो है वो आपके पास बिहेव करेगी। अब क्या करेगी मार्केट, यहाँ पर आपके पास एक ट्रेंड लाइन स्पॉट बना लेगी कि एक ट्रेंड लाइन के थ्रू अप ट्रेंड है ना आपका, आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस को अपनी स्पॉट बनाया, उस स्पॉट से बार बार बाउंस बैक लिए। उसके बाद जो है मार्केट ने एक अपना कंटिन्यू अप ट्रेंड रख लिया कि जहाँ से जो है वो एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जब भी मार्केट इस लेवल पर आती है वहाँ से बाउंस हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर अपना जो है वो लोअर हाई बनाती है, फिर ऊपर जाती है। कि मार्केट ने जो फॉर एग्जांपल ये वाला आपका लो है इसको ब्रेक नहीं करती, एक स्पॉट बनाकर ऊपर से ऊपर ही जाती रहती है। इसकी जो है वो मैं भी एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझें कि मार्केट में सिंपल स्पॉट एंड रेजिस्टेंस किस तरह वर्क करती है, ट्रेंड लाइन स्पॉट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह वर्क करती है। सिंपल स्पॉट एंड रेजिस्टेंस भी आपको मैंने समझा दी, अप ट्रेंड भी समझा दिया, डाउन ट्रेंड भी आपको मैंने जो है वो क्लियर कर दिया। अब आपको जो है मैं क्लियर करता हूँ ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन स्पॉट। अब मार्केट ने जो है वो क्या किया, अपना ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, उसके बाद रेजिस्टेंस को अपनी स्पॉट बनाई, फिर एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए एक ट्रेंड लाइन स्पॉट लेकर चली। कि अप ट्रेंड जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि जब तक आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड नहीं समझेंगे आपको ये चीज़ें आगे नहीं समझ आएंगी। अगर आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड नहीं समझ आए तो फिर मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जो है वो एकदम नीचे नहीं चली जाती, एकदम नीचे नहीं आती। वो अगर नीचे उसने आना होता है तो पहले थोड़ी नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर ज़्यादा नीचे गिरती है। अगर किसी ने ऊपर कोई नहीं ऊपर जाना है, वो पहले एकदम ऊपर नहीं चला जाएगा, पहले ऊपर जाएगा लेकिन उतना नीचे नहीं आएगा जितना पहले आया था। थोड़ा नीचे आएगा फिर और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर और ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ से इसने अपना अप ट्रेंड शिफ्ट किया, पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया। ये आपका अप ट्रेंड है। जब भी रेजिस्टेंस लेवल आपका ब्रेक होगा उसे हम कहेंगे ब्रेकआउट, और वहाँ से जो है वो आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा अप साइड की तरफ। और जब भी हमारा जो है वो स्पॉट लेवल जो है वो ब्रेक होगा तब हमारा जो कॉइन है उसका जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा स्पॉट लेवल ब्रेक होने पर। जैसे ही स्पॉट लेवल ब्रेक हुआ, अब क्या करेगी मार्केट, स्पॉट लेवल को अपना एज रेजिस्टेंस लेवल बनाएगी, उसके बाद जो है वो अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस और स्पॉट बना के ऐसे नीचे गिर जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने एक जो है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाई। अच्छा, बीच में जो है वो ब्रेकआउट्स भी होते हैं, मैंने हाथ से बनाई थी, ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनी लेकिन परफेक्ट जो है वो बनती है। इस तरह जो है वो मार्केट ने अपना जो है, अच्छा बीच में
जो भी ये चीज़ बनी है अच्छी हो गया, क्या नाम है कि जो आपको ये लेवल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मार्केट इस तरह के लेवल्स क्यों बनाती है कि लोगों को ट्रैप किया जाए, उनको जो है वो लॉन्ग्स में या बाइंग में फंसा कर जो है वो मार्केट को नीचे गिराया जाए। अब ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है एज अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो वर्क कर रही है, और ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड स्टार्ट। किसी भी कॉइन में जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड वगैरह का सोच रहे होते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक हद तक जो है वो काफ़ी काम करती है। और ये काफ़ी, अगर सिर्फ और सिर्फ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए जो है वो ये भी एक बहुत मज़े की स्ट्रैटेजी जो है वो परफॉर्म होगी। अगर आप जो है वो इसको प्रॉपर फॉलो करके चलेंगे तो आप इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ आपने इसे यूज़ किस तरह करना है। अब इसमें क्या किया कि मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया और इसको रेजिस्टेंस बना लिया, एज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेकर चलती रही, क्योंकि इसे डाउन से डाउन जाना है ना, डाउन से डाउन आ रही है ये, अब और डाउन आएगी जब। अच्छा, इस तरह भी मार्केट जो है वो नीचे आती रहती है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेंड लाइंस के थ्रू, लेकिन जब जो है वो ऊपर इसका ब्रेक करती है, जिस तरह ये हमारी ब्रेक हुई, जब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है ऊपर ब्रेक होगी तो आपका ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपसाइड की तरफ, आप जो है फिर अपसाइड ट्रेड्स प्लान करेंगे। अगर जो है वो इस नीचे वाली सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती है, सॉरी ब्रेक डाउन कर देती है, तो आपकी जो ट्रेड है वो जो आपका कॉइन है वो डाउन से डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको मैंने समझाया, अभी और भी इसमें काफ़ी चीज़ें वो भी आपके साथ में जो है वो क्लियर करता हूँ, आपको समझाता हूँ ताकि जो है वो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। लाइव मार्केट में भी आपको जो है वो इम्प्लीमेंट मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आ गई हैं। इतने से अब आपको जो है वो यही सारी चीज़ें मैं जो है वो लाइव मार्केट में अप्लाई करके बताता हूँ। मैंने अब आपको इस वीडियो में क्या समझाया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, स्पॉट, रेजिस्टेंस, स्पॉट जो ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन स्पॉट, ये 5-6 चीज़ें जो है वो आपको मैंने बताई। अगर आप इसके ऊपर जो है वो अच्छी वर्किंग करते हो तो इंशाल्लाह जो है वो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और भी कोर्स देखने की स्पॉट एंड रेजिस्टेंस की। इससे ज़्यादा आसान आप बताएं आपको मैं किस तरह समझाऊँ, इससे ज़्यादा आसानी आपको जो है वो मैं करने की ट्राई करता हूँ इसमें मार्केट पे अप्लाई करते हुए। अच्छा, अभी आपको मैं डिलीट करता हूँ और आपको जो है वो मैं बताता हूँ कि हम जो है वो लाइव मार्केट में इन सबको जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो है वो इथेरियम का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। इस इथेरियम के चार्ट में जो है वो आपके साथ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रेंड लाइन परफॉर्म हो रही थी और इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी एक चला है, ये चला गया, इसको डिलीट करें। अच्छा देखिए, सबसे पहले इथेरियम ने क्या किया कि इथेरियम ने ली अपनी सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। उससे पहले इसने जो है वो एक अपना रेजिस्टेंस एरिया तो ब्रेक किया होगा, जाहिर सी बात है। रेजिस्टेंस एरिया जो है वो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर नज़र आ जाएगा, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर नहीं नज़र आता। आप देखें कि इथेरियम की एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था ये वाला, ये उससे पहले इथेरियम जो है वो इस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल था इथेरियम का, जो है वो यहाँ से बार बार ये रिजेक्ट हो रहा था। अब आपको मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ इस रेजिस्टेंस लेवल से, कि जो मार्केट थी वो बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हो रही थी। अब इथेरियम क्या कर रहा था, जब इस रेजिस्टेंस लेवल पर आ रहा था रिजेक्ट, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल पर फिर रिजेक्ट, फिर अब जब दूसरी दफ़ा इसने क्या किया कि रिजेक्ट नहीं हुआ, इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया और एक मैसिव मूव हमें ऊपर की तरफ दिखाया। जब मैसिव मूव हमें ऊपर की तरफ दिखाया तो इसकी एक और भी रेजिस्टेंस थी जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट हो रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी और पुरानी रेजिस्टेंस थी। मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आती थी, गंदा क्रैश होती थी, फिर आती थी, फिर क्रैश, फिर जो है वो फिर आती, फिर क्रैश, फिर आई, और इस बार दोबारा इसने क्रैश लिया और थोड़ा नीचे गई। लेकिन इस बार इसने क्या किया कि जब नीचे से दोबारा ऊपर गई तो ये इधर से रिजेक्ट नहीं हुई, इधर से रिजेक्ट नहीं हुई, मार्केट जो है वो इस लेवल से रिजेक्ट नहीं हुई, इसने नीचे आया, एक अपना जो है वो ट्रेंड बनाया, ट्रेंड को शिफ्ट किया, ऊपर गया और यहाँ से ब्रेकआउट किया और रेजिस्टेंस का रेटेस्ट ये आया आपके पास, ये आपके रेजिस्टेंस का रेटेस्ट लाजमी आता ही आता है। ये चीज़ भी क्लियर करें, रेटेस्ट आता ही आता है, जब तक रेटेस्ट नहीं आएगा आपने ट्रेड नहीं प्लान करनी। अब यहाँ पर आप जो है वो लॉन्ग पोजीशन ओपन होती थी, लॉन्ग पोजीशन के बाद आपको जो है वो कितना 20% का जो है मूव देखने को मिला है। अब आपको 4 आवर में जो इसके ऊपर ट्रेंड लाइन एक बन रही है वो आप मैं समझाता हूँ। अब जो है वो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन परफॉर्म हो रही है। अच्छा, अब देखें कि इथेरियम ने जब अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इसने क्या किया कि एक ट्रेंड लाइन बना ली, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, मार्केट ऊपर गई,
इस ट्रेंड लाइन पर आई, फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आई, फिर इस बार बाउंस बैक लिया। अब इसने इस बार क्या किया कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये क्या करेगी, अपने इस स्पॉट लेवल तक आएगी जहाँ पर जो है वो आपको एक नियर स्पॉट नज़र आ रही है। ये वाली एक स्पॉट है इसका, ये एक एरिया है इसका जहाँ तक है वो आपको इथेरियम आता हुआ नज़र आ सकता है। और ये मैंने अभी अपडेट भी दी है ग्रुप में। ये सीन है आपका। अच्छा, ये दो स्पॉट्स होती हैं बीच में। ये ज़रा जो टॉपिक है एडवांस हो जाएगा, इसमें जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक आता है, एक फेवर वैल्यू गैप का टॉपिक आता है। वो टॉपिक जो है वो नेक्स्ट मार्केट में मैं आप समझाऊँगा। और एक और चीज़ है उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैंने आपको समझाना है स्पॉट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन स्पॉट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, अप ट्रेंड। क्योंकि आप और चीज़ें मैं ऐड कर दूँगा तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने करना क्या। अब इथेरियम ने क्या किया था, बार बार बाउंस बैक हो रही थी। जब भी आप देखते कि ट्रेंड लाइन पर आई आप लॉन्ग करते, फिर लॉन्ग करते। अब यहाँ पर जो था आपको वेट कर, अच्छा कोई भी चीज़ जो है वो, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत लंबे अरसे के लिए जो है वो नहीं चलती, थोड़े अरसे के लिए चलती है। जैसे ये ऑलमोस्ट चलिए 1 मंथ लगा लें, 1 मंथ 2 मंथ जो है वो मैक्सिमम आपकी स्पॉट रेजिस्टेंस, ट्रेंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। उसके बाद वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता ही होता है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लेवल्स पर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। और इनमें जो है वो स्टॉप लॉस हमारे लाजमी लगाने होते हैं। इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% तक होती ही होती है। और अभी आपके सामने है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुई लाइव मार्केट में, आपको मैं बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स, मार्केट में जो प्राइस है वो डाउन आ रही है। इसी तरह अगर हम जो है बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हों, क्योंकि ज़्यादातर जो क्या नाम है कॉइन हैं क्रिप्टो में, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही वर्क करते हैं बिटकॉइन की। तो सॉरी जी, ऐसे बिटकॉइन चलता है वैसे ही वो चलते हैं। बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने भी सेम सिनेरियो किया। अच्छा, आप जो है वो एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने बॉक्स ड्रॉ करना है। बिटकॉइन की एक ये रेजिस्टेंस थी जहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। बिटकॉइन ने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद एक मैसिव मूव दिखाया, इसका रीटेस्ट किया, उसके बाद एक और मैसिव मूव दिखाया। लेकिन इस बार इसने जो स्पॉट इसने बनाई हुई थी इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, और जहाँ से ये नीचे गिरा भी इस लेवल तक आएगा जो ये हमें इसकी एक स्पॉट लेवल नज़र आ रही है। 1,07,000, 1,06,600 से लेके 1,05,500 के अराउंड एक इसकी स्पॉट लेवल है, जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक होगा। वो मैंने आपको क्यों कहा बाउंस बैक होगा, क्योंकि एक दफ़ा ये बाउंस हुआ, सेकंड दफ़ा ये बाउंस, उसके बाद मार्केट अप। तो ये हमें एक लेवल ऐसा लगता है कि जहाँ से जो है वो बिटकॉइन अप साइड पर जा सकता है। यहाँ पर एक हमारा स्पॉट लेवल बनता है। अब इसी आसान आपको मैं किस तरह बताऊँ, चाहे एक और आपको मैं पॉइंट्स के ऊपर खोल के बता देता हूँ, एक और पॉइंट आपको फुलाना के ऊपर बता देता हूँ कि आपकी जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो किस तरह वर्क करती है। अच्छा देखें, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो इस तरह आपकी वर्क करती है। अब देखें, जब फुलाना जो है वो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर आया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक हम सोच सकते हैं कि फुलाना जो है वो यहाँ से रिजेक्ट होकर कहाँ पर आएगा, $180 के लेवल पर फुलाना यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये इस हमारी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ। और इसका जो सपोर्ट लेवल है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल जो है जो वो 180 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, ये अब आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी होगी, आपकी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस भी होगी। इसमें जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें नहीं देखती हुई नज़र आ रही। इसमें हमें जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन ही रेजिस्टेंस में बनती हुई नज़र आ रही है। एक और कॉइन में आपको मैं बता देता हूँ, जैसी है सुई USDT। अब इसके अंदर जो है वो हमें, इसके अंदर भी हमें जो है वो ट्रेंड लाइन एक स्पॉट बनती नज़र आ रही है। देखें, ट्रेंड लाइन स्पॉट भी बनती नज़र आ रही है और सिंपल स्पॉट भी बनती नज़र आ रही है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से 80% चांसेस हैं कि ये जो सुई कॉइन है यहाँ से अब ट्रेंड अपना शिफ्ट करेगा, यहाँ से इसकी प्राइस जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी ऊपर की तरफ। 90% यहाँ से चांसेस हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही वर्क करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ से हमें हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ से अगर ये बाउंस बैक होता है तो आराम स्पून से जो है वो इस लेवल तक जा सकता है, 3.67 के लेवल तक। और यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग एंट्री लेते भी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पर, तो आपको जो है वो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ स्पॉट में। फ्यूचर की मैं बात ही नहीं कर रहा। जो भी कॉइन आप खोलेंगे उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। मेरी फर्स्ट टिप इसमें हिट हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मेरी जो ट्रेड है तो ये ओपन होगी ताकि आपको मैं बता दूँ। ये मैंने ट्रेड जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे नहीं ली थी, इसके मल्टीपल जो है वो थे। और ये मेरी फर्स्ट टिप ये राउंड हिट हुई है 0.737 पर मेरा एसएल एंट्री पे था, मेरा एसएल एंट्री हिट हुआ इसमें। ये कम्युनिटी में मैंने सारा कुछ बताया। अब ये भी क्या कर रहा था, ये जो OPUSDT कॉइन था इसकी भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी जहाँ से जो है वो बार बार बाउंस बैक्स ले रहा था। एक दफ़ा लिया, फिर आया नीचे, फिर यहाँ से दोबारा बाउंस बैक लिया, फिर आया नीचे, फिर बाउंस बैक लिया, फिर आया नीचे, फिर इसने थोड़ा सा मैं बाउंस बैक दिया। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि ब्रेक डाउन करेगा और इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये और ये होगा, क्योंकि वो एज अ स्पॉट वर्क कर सकती है ना। यहाँ पे ये देखें ना, ये आपको ये क्वार्टर ब्लॉक भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, और जो है वो एक्सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। लेकिन मैं डेप नहीं जाऊँगा, आपको टॉपिक हट जाएगा, बीच में काफ़ी चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, फिर आपको नहीं समझ आएगा, चीज़ें सारी मिक्स हो जाएंगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप मेरा फुल फोकस है कि आपको जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो अच्छे से वर्क होती हुई नज़र आ जाए और आपको समझ आ जाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस असल में ड्रॉ किस तरह करती हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, जब भी जो था वो OPUSDT इस ट्रेंड लाइन पर आता था रिजेक्ट हो जाता था। क्या था, डाउन ट्रेंड था ना, जाता था रिजेक्ट हो जाता था, आता था रिजेक्ट हो जाता था। जब इसका ब्रेकआउट किया तब मार्केट अपने आप ट्रेंड में शिफ्ट होगी तो ऊपर से ऊपर जाती रही है। ये सारा सिनेरियोज होते हैं, चार्ट जो है वो सारा कुछ खुद बता रहे होते हैं आपको कि मेरा जो है वो नेक्स्ट मूव क्या होने वाला। कोई चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं होती, आपको जो है वो नॉलेज नहीं होती, आपको चीज़ें पता नहीं होती। अभी इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा भी मल्टीपल कैंडल शो होती है, हमें यही नहीं पता कि ये कैंडल बन क्यों रही है, तो फिर हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे ट्रेड लेंगे जब तक हमें ये नहीं पता कि जो कैंडल बन रही है इसके पीछे क्या, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये बन क्यों रही है, इसके पीछे एल्गोरिथम क्या है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी हमें जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं इनके पीछे क्या वजह है, जो इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज कैंडल्स बन रही हैं, जो छोटी कैंडल्स बन रही हैं, इनके पीछे असल रीज़न क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है। और ये कैंडल्स जो है वो हमारी मेंटालिटी के साथ किस तरह खेलती हैं, हमारी साइकोलॉजी के साथ किस तरह ये प्ले करती हैं। कैंडल्स की समझ लें कि मैं बताने लगा हूँ बिहाइंड द सीन कैंडल्स की होता क्या है, कि कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या और ये कैंडल्स हमें ट्रैप किस तरह करती हैं, सब समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले अभी जो करंट हमारे पास कैंडल बन रही है हम इसकी बात करते हैं। जो करंट कैंडल बन रही है ये ग्रीन, मैं 2 मिनट अपना कलर चेंज कर, ये कौन सी कैंडल बन रही है, ग्रीन कलर की। अब ग्रीन कलर है क्यों, ग्रीन कलर क्या चीज़ इंडिकेट करती है, पॉजिटिविटी। दोबारा मैंने बताया क्यों, क्योंकि जब हमें जो है वो ग्रीन कलर नज़र आता है, जब कैंडल ऊपर जा रही होती है हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हैप्पी। और जब ये रेड कलर की जो कैंडल है, ये रेड कलर की जो कैंडल है ये जब बनती है तब कि हमें क्या शो कराती है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन। समझ रहे हैं कि इमोशंस आपके ग्रीन कैंडल पे इमोशंस कुछ और होंगे, अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है तो रेड कैंडल पे आपके इमोशंस कुछ और होंगे। कैंडल्स कुछ समझ आ रही है बाबू, कैंडल्स जो है वो आपके इमोशंस के साथ प्ले करती हैं। जब हमारी जो है वो साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती है, जब कोई भी एक बिगनर है, जब बिगनर आता है वो कैंडल्स को देख के ही जो है वो ट्रेड करता है, तो कैंडल्स उसके इमोशन के साथ खेलती है। जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी अगर उसे लॉन्ग लगाया उसके इमोशंस कुछ और होंगे, जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी उसके इमोशंस सारे चेंज हो जाएंगे। अब इनके पीछे चल क्या रहा है वो समझते हैं। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है बेसिकली जब बाइंग हो रही होती है, जब बाय हो रहा होता है कोई भी चीज़ है वो बाइंग सेलिंग हो रही है ना, जब बिटकॉइन में बाइंग हो रही होती है लोग इसे बाय कर रहे होते हैं, जो बाइंग कर रहे होते हैं हम कहते हैं बायर्स। जब बायर्स एक्टिव होते हैं तो बनती है ग्रीन कैंडल, और इसी के अपोजिट जब सेलर्स एक्टिव होते हैं, जब मार्केट में सेलिंग हो रही होती है लोग बेच रहे होते हैं, तब बनती है रेड कैंडल। ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया कि ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है। अब इसके बीच में जो विक्स वगैरह लगती हैं वो भी मैं सारा कुछ आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 13 मिनट 20 सेकंड गुजर चुके हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है अभी करंट मार्केट में, और जो कैंडल है वो एक ही जगह पर स्टक है। क्या रीज़न है, ना ये ऊपर निकल रही है ना ये नीचे जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी इसलिए मैं आपको समझाने लगा। ये इसका मतलब है कि इस जगह पर ना बायर्स एक्टिव हैं कुछ खास, ना सेलर एक्टिव हैं। इस जगह पर ना जो है वो किसी का बाइंग में इंटरेस्ट है ना ही किसी का सेलिंग में इंटरेस्ट है। इस वजह से कैंडल स्टॉप हो गई है। जैसे ही कोई इंटरेस्ट होगा बाइंग या सेलिंग का, या तो ये अप जाएगी या तो डाउन जाएगी। जब ये डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगी मीन्स कि अब यहाँ पर जो है वो लोग सेलिंग करना स्टार्ट करें, ये कैंडल डाउन जा रही है।
और जहाँ यहाँ से अब तो मीन्स के जो बायर हैं वो इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने में, वैसे ऊपर जा रही है। और इसी कैंडल स्टिक के ऊपर ही जो मैंने आपको लास्ट वाला कॉन्सेप्ट दिया था वॉल्यूम वाला, वो इधर बहुत अच्छा जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए तो हल्की सी हमारे पास कैंडल अप गई है। अब ये छोटा सा आपके साथ कॉन्सेप्ट आपको समझ जो एक चीज़ समझ आई होगी कि इमोशंस किस तरह हमारे साथ खेलती हैं, कि बड़ी बड़ी कैंडल से आप ऊपर जा रही हैं, ग्रीन आप खुश हैं, जैसे ही एक रेड कैंडल बनी आप क्या नाम है अपनी ट्रेड क्लोज करके बाहर निकल जाते हैं, TPSL तक होल्ड ही नहीं रखते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कैंडल्स हैं। क्या है ये कैंडल्स, हमने इनकी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। अब जैसे अब हम चलते हैं, मैंने देख के कैंडल देखी है ये वाली, इसी के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है, जब एक बड़ी मज़े की चीज़ भी, जब भी ये विक वाला सीन हो ना कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा सेलर से, अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है कि जो बॉडी है वो विक से छोटी है, विक जो है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट बॉडी के 2x है। मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे पास बायर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, जो लोग थे वो ज़्यादा बाय कर रहे थे, सेल कोई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विक लगी, यहाँ पर बायर्स जीत गए। जब भी ये सिनेरियो आपको नज़र आए ना, जब आप कहते हैं कि डंप शंप हो रहा है, तो जब भी ये सिनेरियो नज़र आए कि जो बॉडी है वो विक से जो है वो काफ़ी छोटी है, कि बॉडी को 2x करेंगे देन विक के बराबर होगी, आपने उस टाइम लॉन्ग चले जाना है। ये काफ़ी दफ़ा वर्क करती है क्योंकि कैंडल की साइकोलॉजी है। आपको बिहाइंड द नहीं पता लग रहा ना पीछे क्या चल रहा है। अब यहाँ पर क्या चल रहा था कि यहाँ पर सेलर काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन एक ऐसा फर्दर पॉइंट था 1,11,000 का जहाँ पर जो है वो बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो गए ख़रीदने के लिए, जिसकी वजह से हमारी एक बॉडी ऊपर चली गई और ये विक छोड़ गई। और इस वीक में क्या हुआ कि सबको पता लग गया कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो आप देख सकते हैं। इस नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि बायर्स ने दिखाया यहाँ पर सेलर्स से ही नहीं, थोड़े से भी सेलर्स नहीं थे। एंड पे जब टॉप लगा में थोड़ी बहुत एक वीक मिली है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है, अदरवाइज़ बाइंग ही हुई है। उसके बाद भी अब इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, बारबरोज़ो कैंडल। मीन्स कि इस कैंडल में जो है वो ग्रीनरी ही हमने देखी और ये इसकी विक और इसकी विक्स जो हैं वो बॉडी से बहुत ज़्यादा छोटियाँ ना होने के बराबर हैं। तो मीन्स कि ये बहुत एक पावरफुल कैंडल है और इस कैंडल के बाद हमेशा ग्रीन कैंडल बनती ही बनती है। अगर इस तरह की रेड बनी है उसके बाद रेड एक बनती ही बनती है। ये देखिए अब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और ये एक फर्दर पॉइंट था जहाँ पर बायर्स ख़त्म हो गए और वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई। थोड़ी बहुत क्या नाम है सेलिंग हुई, उसके बाद जो है वो कैंडल डाउन एंड देन बायर स्ट्रॉन्ग ऊपर। मैं आपको जो है कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, इसमें बस ये बता रहा हूँ कि कैंडल्स वर्क किस तरह करती हैं, कैंडल्स में बाइंग सेलिंग होती है किस तरह। जो हम जो है वो डोजी कैंडल देखती हैं लाइक दिस, ये वाली कैंडल, इस टाइप की कैंडल। तो अब इसमें क्या सीन हो रहा होता है ये समझने की चीज़ है। इसमें क्या सीन हो रहा होता है कि बायर्स और सेलर जो होते हैं वो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाइंग भी स्ट्रॉन्ग लेवल की हो रही होती है और सेलिंग भी। तो क्या होता है कैंडल इस तरह की बनती है कि बाइंग सेलिंग जो है वो समझ लें कि न्यूट्रल हो जाता है कि यहाँ पर बायर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर ये चीज़ टॉप पर हो रही होती है तो आपको पता है यहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस बैक लेती है, नीचे गिरती है सॉरी। और अगर ये डाउन पे डोजी मान रही हो तो आप जाती है, मीन्स कि वहाँ पर बायर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर टॉप के ऊपर जाके चीज़ बन रही है उसका मतलब है कि लोग सेलिंग में भी इंटरेस्टेड हैं और जो बिगनर्स हैं वो बाइंग में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डोजी टाइप दिखाकर आपको जो है वो फंसाया जाता है, दैन मार्केट नीचे गिर जाती है। अब जिनको इनकी साइकोलॉजी का पता होता है वो बच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि बायर्स सेलर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई, लेकिन बायर्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे तो बायर इसको ऊपर ले गए काफ़ी। लेकिन इस फर्दर पॉइंट पर आके क्या था कि सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए तो सेलर इसको दोबारा जो है वो यहाँ तक पुश करके लेके आए हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, कैंडल हमारे पास इस तरह की बनी। उसके बाद एक इन जगह पर भी बायर्स भी स्ट्रॉन्ग, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग, इस जगह पे जो है वो बायर स्ट्रॉन्ग है। अब ये इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं हैमर कैंडल। आपको पता होना चाहिए इन सारे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैंडल्स के नेम वगैरह भी। इसे कहते हैं हैमर। अब इसमें क्या है कि इसके ऊपर थोड़ी सी बॉडी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी थे, सेलर्स यहाँ तक इस कैंडल को लेके आए, बट बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर जो लोग थे बाइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। दैन हम देख सकते हैं कैंडल की विक वापस चली गई और यहाँ पर हमारे पास बॉडी क्लोज होगी कि अप में जाके यहाँ पर ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट भी अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देन सी जो कैंडल है वो ह्यूज
वॉल्यूम के साथ अप गई है। अब इस कैंडल को हम कहते हैं हैमर। अभी देखें हथौड़े की तरह, इसको हम कहते हैं हैमर। और इस कैंडल को हम कहते हैं मोरब्रोजू कैंडल्स। मीन्स कि ये जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत है और इसकी विक जो है वो ना होने के बराबर है। और इसी में एक होता है हैंगिंग मैन, लाइक दिस, कि ऐसे लगता है जैसे किसी बंदे को जो है वो हमने लटकाया हुआ है उल्टा, हैंगिंग मैन। अब इसके बाजू वगैरह बना देंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई बंदा अपने उल्टा लटकाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। इसमें क्या होता है कि इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे इसमें बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो है वो सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ से मार्केट की प्राइस नीचे जा सकती है। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्क करती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं समझा रहा था ना आपको, कैंडल्स के नेम बता रहा था, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ तो ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ये वर्क करती हैं और ये कैंडल्स बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। और जो कैंडल्स होती हैं इस तरह की, लाइक दिस, ये वाली, इनको कहते हैं डोजी। इसका मतलब होता है सेलर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से मार्केट अप साइड पर भी जा सकती है, डाउन साइड पे भी। अगर ये टॉप पर बन रही होती है तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि मार्केट नीचे गिर सकती है। अगर ये बनती है बॉटम पर तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि यहाँ से मार्केट अप जा सकती है। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इनका दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती है ये चीज़, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है। अब डेली का टाइम फ्रेम आ गया, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। जैसे अब ये देखें, ये बना, हैमर नहीं बना, हैमर बना, उसके बाद नेक्स्ट मोरब्रोजू कैंडल बनी, देन चेक। क्या कहा था मैंने आपको, जब ये कैंडल बनती है, अब इसके पीछे साइकोलॉजी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। सारे आपको बताते हैं कि जब ये बनती है तो मार्केट ऊपर जाती क्यों है, ये भी तो पता चले ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये कैंडल बनती है इंडिकेट करती है बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कि जो बायर्स हैं उन्होंने कैंडल इस लेवल पर क्लोज़ की है कि उसकी बॉडी भी अब जाके क्लोज हो, उसके अंदर विक बहुत ज़्यादा छोटी हो, जब वो बॉडी क्लोज हो रही है तो मीन्स इसके बायर्स एक्टिव थे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया और मार्केट हमारे पास अप गई है। और ये देखें, जब डोजी जो है वो एक, यहाँ पर हर चीज़ को जो है वो आपने मिलाकर चलना होता है। जहाँ पर एक स्पॉट थी उसके बाद डोजी कैंडल बनी और देन दोबारा। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए अब हैंगिंग मैन। कलर का डिफरेंस नहीं है, कलर मैटर नहीं करता, आपने देखना है अप साइड पे या डाउन साइड पे विक है। जो बायर्स होंगे ना, जब बायर की कैंडल होगी इसके अपोजिट होगी, कि मीन्स की जो बाइंग की कैंडल है वो कुछ इस तरह की होगी और जो सेल की कैंडल है वो कुछ इस तरह की होगी। अभी देखें ना, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, ये आपने चीज़ देख लेनी है। कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, कैंडल की फॉर्मेशन मैटर करती है और कैंडल की पोजीशन मैटर करती है। अभी अप साइड पर था, हैंगिंग मैन बना, उसके बाद हमने मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग देखी और हर चीज़ अब आपके सामने है। यहाँ पर भी एक टाइप का हैंगिंग मैन बना, देन मार्केट डाउन, हैमर अप। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं छोटे छोटे डिसीजंस लेने में। जब तक हमारी ग्रिप इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारे सामने कैंडल है उसके पीछे बिहाइंड द चक्कर क्या चल रहा है, सारा उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल बन क्यों रही है, हम कैसे प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको ये पता, अब जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे आपको ये पता लगेगा कि ये कैंडल बन क्यों रही है। इसमें सेलर्स एक्टिव हैं, बायर्स एक्टिव हैं, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है। बाकी इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं था, इतना ही था कि आपको मैंने बताना था कैंडल्स बनती क्यों है, कैंडल्स के पीछे वर्किंग क्या हो रही होती है, बिहाइंड द साइकोलॉजी क्या होती है, और जो बिगनर्स होते हैं वो कैसे ट्रैप होते हैं, जिनकी साइकोलॉजी नहीं सही होती, जिनके माइंडसेट नहीं सही होते, जिनकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो क्या देखते हैं जब इस तरह की ह्यूज कैंडल आती है वो ना लॉस ना टीपी निकल जाते हैं। जब इस तरह की आती है तो उनके इमोशंस जो है वो अच्छे होते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही कोई रेड कैंडल बनती है उनके इमोशंस उसी टाइम सैड हो जाते हैं, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ऐसी 2 चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको सही तरीके से यूज़ करना सीख लेते हैं, अगर उसके ऊपर आप अपनी बैक टेस्टिंग अच्छे से कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो बार बार आप जो है वो ट्रेड्स वगैरह करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं, तो आपको समझ लें कि वो वाली स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिसके ऊपर जो है वो आपकी 80-90% एक्यूरेसी होगी। अब आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्या पता वही एक पॉइंट मैंने बताना हो जो आपने मिस कर दिया, तो स्किप लाजमी
स्किप नहीं करना आप लोगों ने और लाजमी पूरी वीडियो देखनी है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या लगा हूँ, इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक और सेकंड पे फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब आप लोगों ने पहले नाम तो सुना होगा इन दोनों चीज़ों का, लेकिन आपको यूज़ करना नहीं आता होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ट्रेडिंग में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़े प्लेयर्स, बैंक, इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट मनी अपने बड़े बड़े बाय एंड सेल के ऑर्डर्स लगाते हैं, जहाँ से मार्केट जो है वो हमेशा रिवर्सल मूव लेती है। जो है वो अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो वहाँ से मार्केट अप जाएगी। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक होते दो टाइप के हैं, बेरिश, बुलिश। ये एज आपका जो है वो काम कर लेते, आप इसे समझ नहीं आता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लें कि ब्रेक कर जाती हैं, उनसे आगे निकल जाती हैं काफ़ी, और ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ है। अगर आसान लफ्ज़ों में आपको मैं समझाऊँ तो ऑर्डर ब्लॉक एक सिग्नल होता है जो बताता है कि कहाँ बड़े लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगाए हैं, जब प्राइस उस लेवल को रीच करती है, वहाँ से जो प्राइस है वो रिवर्सल ले जाती है। अगर अप साइड पे थी तो डाउन जाना स्टार्ट हो जाती है, बेस ब्लॉक से अगर डाउन साइड पे थी तो अप जाना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश जब उस लेवल पर जाएगी मार्केट ऊपर, बेरिश जब उस लेवल पर जाएगी मार्केट नीचे। अब हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप की। अच्छा, पहले मैं इसको जो है वो आपको वैसी ड्राइंग के थ्रू सिखाऊंगा, फिर आपको मैं इसको करंट मार्केट में अप्लाई करके सिखाऊंगा। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये आपको बता दूं। जब मार्केट हम देखते हैं बहुत ऊपर से, जैसे ये भी आप जो है वो कैंडल देख रहे होंगे, ये जब हम देखते हैं कि मार्केट बहुत जल्दी जो है वो ऊपर जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स में ऊपर नीचे जा रही है जैसे ये, तो इन कैंडल में जब मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तेज़ करती है तो इन कैंडल में जो गैप बच जाता है उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और ये फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है? फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब 3 कैंडल्स एक साथ बन जाती हैं। वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, बस आप इसकी समझ लें कि ये होता क्या है। जब 3 कैंडल्स हैं वो अप साइड पर बनती है, जैसे हम देखते हैं कि कोई न्यूज़ आती है तो 3 कैंडल्स ऊपर निकल जाती हैं बड़ी बड़ी, तो उनके दरमियान में जो गैप होता है उसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट इसे बाद में लाजमी फिल करने आती है, और वही हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। और फेयर वैल्यू गैप भी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास होता है, ठीक है। इसमें भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। एक नीचे एक डाउन साइड पर होता है और एक अप साइड पर होता है। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मैं बताऊं तो फेयर वैल्यू गैप एक ऐसी खाली जगह चाहिए, इसे अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसे कहते हैं FVG, इसे FVG भी कहते हैं, जिसे कहते हैं इम्बैलेंस जोन भी कहते हैं, ठीक है। इसे कैंडल्स के बीच में जो गैप बनता है ना उसे हम FVG भी कहते हैं और इम्बैलेंस जोन भी कहते हैं, जहाँ पहले बायर्स ने सेलर्स के इक्वल। अब मैं आपको ना थोड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है वो बायर्स और सेलर्स के जो है वो ऑर्डर्स मैच नहीं करते, ऑर्डर्स फिल नहीं होते, तो वो एक गैप क्या नाम है खाली रह जाता है। जब मार्केट उस लेवल पर जाती है तो उनके जो इम्बैलेंस हुई होती हैं, जो उनके बच्चे और कुछ ऑर्डर होते हैं वो फिल हो जाते हैं और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा होता है। तो ये सारा सिनेरियो होता है। अब आपको मैं जाकर समझाता हूँ कि ये वर्क किस तरह करते हैं, ये होती किस तरह है। सबसे पहले आपको मैं जो है वो ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा, फिर आपको जो है वो मैं आगे लेकर जाऊंगा। और जब सबसे पहले देखें ये एक आ गई हमारे पास एक छोटी, क्या है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये एक हमारे पास अभी है छोटी कैंडल, ठीक है। ओहो क्या हो गया इसे, ये बस कैंडल ही थे समझ लें, मैं क्योंकि कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं ड्राइंग में। ओए ये एक उसकी, अब ये हमारे पास जो है वो समझ लें कि इस टाइप की कैंडल बनी। इस टाइप की कैंडल बनने के बाद यहाँ से मार्केट जो है वो इस तरह अब चली गई, ठीक है। ये इसके बाद दोबारा एक कैंडल बनी जिसने पहले विक लगाई फिर ऊपर चली गई। अब विक भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। विक का वो जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है इसमें भी।
ये इसने विक लगाई, उसके बाद दोबारा ऊपर चलेगी। ठीक है, अब होगा क्या कि हमने क्या करना है, जब भी हमें इस तरह का सिनेरियो दिखे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, 3 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो हमने क्या करना है, जब भी इस तरह का सिनेरियो मिले, जो पहली कैंडल है हमने उसकी बॉडी से लेके उसकी विक तक जो है वो मार्क कर लेनी है ऐसे। अब ये क्या है कि एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया जहाँ पर जो है वो स्मार्ट मनी की और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं। अब ये इनवैलिड भी होते हैं और वैलिड भी होते हैं। पहले आपको मैं समझाता हूँ कि बंदे कहते हैं, फिर वैलिड और इनवैलिड वाली साइड पर जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये मैंने आपको पहले बताया ज़्यादा स्वॉट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल पर मूव हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पर मूव हो जाते हैं। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके बाद अब इसमें क्या है कि अब आप जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 कैंडल से मूव करते हैं, उसके दरमियान में जो गैप होते हैं हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है, ये हमारा एक आ गया फेयर वैल्यू गैप। ये ऊपर फेवर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप आ गया, नीचे आ गया ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट जब भी इस पॉइंट पर आएगी इन दोनों चीज़ों को फिल करेगी और यहाँ से रिवर्सल ले जाएगी। ये हो गया हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और इसमें आपको मैंने फेवर वैल्यू गैप भी बता दिया कि ये जो दरमियान में जगह बची है ना, ये देखिए ना, अब मैं आपको और आसान तरीके से समझा देता हूँ। ये कैंडल थी, कैंडल के बाद एक कैंडल बनी, यहाँ तक इसने विक लगाई, तो इसके दरमियान में जो जगह बची है जहाँ पर कोई कैंडल वगैरह कोई विक शिक कुछ भी नहीं है, इसको कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। कि जहाँ मार्केट इम्बैलेंस होगी, जहाँ मार्केट ने अपना गैप फिल नहीं किया और मार्केट यहाँ उसी जगह से ऊपर चली गई उसको फिल किए बगैर, तो उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे जो है वो मार्केट दोबारा आ सकती है। ये लें, ये हमारे इसे लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगा, फ़िलहाल समझ लें कि बनता कितना। ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब इसी तरह जो है वो होता है बिरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम बिरिश ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं। ये हमारा आ गया एक इसी तरह की समझ लें, विक आ गई, अब बॉडी आ गई, इसके बाद ये विक आ गई। विक हम जो है वो दोनों साइड पर लगा देते हैं, ऊपर इस पर ऊपर वाली साइड पे, इस तरह भी होती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी। आपने मेरी ड्राइंग को जज नहीं करना, बात क्या नाम है, सीखने वाली साइड पे फोकस रखें। एक आ गई ये विक और ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा आ गया बिरिश ऑर्डर ब्लॉक जो ऊपर वाली साइड पे है। जैसे आपको मैंने बताया, आपने बॉडी से लेके उसकी विक तक काउंट कर लेनी है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया। और इसके ये जो है जहाँ पर गैप फिल हो नहीं, जो गैप बचा हुआ है, ये आ गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 99% जो है वो मार्केट में वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये मार्केट में वर्क करती हैं। और इस पर जो है वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी, और 2 आवर, 1 आवर और 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, सिर्फ इसी स्ट्रेटजी के बेस पर। अब आपको मैं उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह बनता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब आपको जो है वो मैं लेकर चलता हूँ करंट मार्केट की सिचुएशन पर। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं मार्केट पे, लाइव मार्केट पर। लाइव मार्केट में ही आपको मैं बताऊँगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। इसको हम क्या करते हैं, डिलीट एंड अभी हम चलते हैं हमारे लाइव मार्केट में। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने जो है वो चीज़ ढूंढनी है। अब जो चीज़ आपने सीखी होगी आपको वही चार्ट पर नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है 1,09,000 के साइड पर। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, लेकिन ये अभी तक फिल नहीं हुआ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको बताता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे। और इसके दरमियान में एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ये फेयर वैल्यू गैप है हमारा, ये इसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी आ गया हमारे पास और एक और ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। अब आज जैसी चीज़ें मैंने आपको बताई, देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। देखें, पहले एक कैंडल बनी, कैंडल के बाद एक ह्यूज कैंडल बनी, उसके बाद एक और कैंडल बनी, उसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और यहाँ से मार्केट अप अप एंड अप
ऊपर ही जाती रही और उसके बाद अभी तक मार्केट ने इस लेवल को टैप नहीं किया, वहीं से ऊपर जाती रही। अब ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके समझाया, मैं आपको प्रॉपर नहीं समझा रहा। अब यहाँ से क्यों मार्केट बाउंस बैक की, क्या पता यहाँ पर एक पुराना कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो बड़े टाइम फ्रेम पे, हम देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या पता 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या कोई फेयर वैल्यू गैप हो जहाँ से जो है वो मार्केट ने बाउंस बैक लिया है। अभी इसी में अब आपको मैं समझा देता हूँ जो है वो फेयर वैल्यू गैप, जो फेयर वैल्यू गैप जहाँ पर सिर्फ बनते हैं जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते। अब ये देखें कि जब मार्केट यहाँ से तेज़ी से गिरी, उसके बाद मार्केट ने एक गैप छोड़ दिया यहाँ से लेकर ये मार्केट ने गैप छोड़ दिया और मार्केट वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई और इस लेवल तक आई और दोबारा मार्केट ने बाउंस बैक लिया और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल किया और उसके बाद दोबारा थोड़ी सी नीचे गिरी एंड दोबारा ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये देखें कि ये लाइव एग्जांपल है कि मार्केट ने जो अपना इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था उसे फिल किया है। अब हम चलते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे, बल्कि आपको मैं 2-3 जो है वो और भी चीज़ें दिखा देता हूँ कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती है नहीं देती। जब देखें मार्केट ने क्रैश हुई कैंडल क्लोज की, इस पर कुछ खास फेयर वैल्यू गैप नहीं, बस यही है देखें मार्केट ने से जो है वो ये फिल किया है। मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप जो है फिल करती हैं। एंड पे आपको सारा कुछ समझाने के बाद एक इंडिकेटर भी मैं आपको दे दूंगा जो आपको ऑटोमेटिकली जो है फेयर वैल्यू गैप बना कर दे देगा, लेकिन आपका समझना ज़रूरी है, इंडिकेटर्स पे आपने रिलाई नहीं रहना। अब ये देखें मार्केट ने मूव किया इतना बड़ा, जो अब ये यहाँ पर देखें एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था। अब लेकिन ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और देखें लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी नहीं दी, यहाँ पर आई और क्रैश कर गई, क्योंकि ये तो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए चीज़ थी। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर जाके जो है वो सिखाता हूँ कि आपने ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार किस तरह करनी है। अच्छा, आपने जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कोशिश करनी है कि 4 आवर या 2 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क करना है। अब आते साथ ही मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख गया है यहाँ पर, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जैसे आपको मैंने पहले समझाया, और इसके ऊपर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना लाजमी है, अदरवाइज जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनवैलिड कैसे होगा। अगर जो है यहाँ से अगर क्या करती है कि ये वाली कैंडल जो है यहाँ तक आ जाती, यहाँ तक इस कैंडल के एंड तक, जहाँ पर ये कैंडल जो है वो नीचे से ये इस लेवल तक अगर ये ऊपर वाली कैंडल आ जाती तो इसका मतलब था कि ये हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्डर्स फिल हो गए, क्योंकि अगली कैंडल जो है वो दोबारा यहाँ तक आ गई थी, जिसकी वजह से उनके ऑर्डर्स जो हैं वो हो गए फिल, तो ये जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ से ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर। अब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से क्रैश होती है तो 1,09,900 का ऐसा लेवल है जहाँ से हम दोबारा जो है वो मार्केट को अब जाता हुआ देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, कोई पुरानी वीडियो नहीं है। ये आज जो है वो डेट 9 सितंबर है और करंट मार्केट आपके सामने चलती है। अगर मार्केट यहाँ से क्रैश होती है, अगर यहाँ से अगर बाउंस बैक हुई तो मैं फ्री चैनल में लाजमी शेयर करूँगा और आपने जो है वो चैनल लाजमी फॉलो कर लेना। उसके अंदर टाइम टू टाइम आपके साथ एक एक चीज़ शेयर की जाती है प्रॉपर अपडेट्स के साथ। अब अगर आप जो है वो इसके बीच में टेक्स्ट लिख लें कि जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ज़रा आप जो है वो आपने इस तरह की ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं, आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस आपने करनी है, तब भी आपके साथ जो है वो चीज़ें जुड़ेंगी और आपको तब भी समझ आएगी। अब अगर हम देखें कि और अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है या मुझे यहाँ पर नज़र आ गया, अगर आपको नहीं नज़र आया तो फिर आप जो है वो सीख के, लेकिन मुझे क्या नज़र आया, अब ये भी मेन चीज़ है, मुझे नज़र आया है एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, इसीलिए मैं मार कर रहा हूँ ना ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। और देखिए मार्केट जो है वो यहाँ पर फ़िलहाल ये ऐसा हमारे पास रेजिस्टेंस जोन भी जो है वो एक्ट कर रहा है। हमने जो है मल्टीपल सिनेरियो देखने होते हैं, इसी पर सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई नहीं रहना होता, लेकिन ये चीज़ें जो है वो काफ़ी आपकी हेल्प आउट करती हैं काफ़ी चीज़ों में। अगर हम इसे जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मूव करें तो क्या पता 1 आवर में जो है वो ये फिर एक ऑर्डर ब्लॉक हो। ये देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है वो प्रॉपर बन रहा है, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी करती हैं, लेकिन जो ज़्यादा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपने किन टाइम फ्रेम पर वर्क करना है। आपने 2 आवर से लेके 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो है वो आपने वर्किंग करनी है इन चीज़ों के ऊपर। अब दोबारा चलते हैं हम अपने, अब देखें जो 4 आवर में हमने ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क किया, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा था और यहाँ से मार्केट ने हमें कितना अच्छा मूव दिया। अगर हमने पहले 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक जो है वो किया होता
तो अभी जो है वो आपको पता लग जाता 1 आवर में कि मार्केट के ऊपर गई। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट सडनली ऊपर चली गई है, हमें कुछ भी नहीं पता लगा, हर चीज़ आपके सामने। अभी हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर, आपको जो है वो कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे अगर मिलते हैं जो कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इस तरह की चीज़ें, तब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आप ये देखें ना, मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिला है, ये आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है सारा यहाँ तक। तो समझ लेंगे एक जोन बन जाता है 1,09,000 से लेके 1,07,000 के दरमियान जब भी मार्केट है, आप यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मल्टीपल सिनेरियो बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं आपको साथ साथ क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ एक ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सिग्नल अपना कैसे क्रिएट करना है, आपने किन किन चीज़ों को देखना है, आपने सारी चीज़ों को साथ साथ देखना होता है, आपने एक एक चीज़ को एनालाइज़ करना होता है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं रिलाई करना होता। तो मेरा वीडियो बनाने का भी मेन मकसद यही है कि आपको मैं सिखाऊँ कि आपने अपना सिग्नल किस तरह क्रिएट करना है, आपने किन किन चीज़ों को देखना है। अब मैंने जैसे ही 1 डे के टाइम फ्रेम पर आया, मुझे ऑर्डर ब्लॉक भी मिला, मुझे फेयर वैल्यू गैप भी मिला, उसके साथ मुझे एक पैटर्न भी परफॉर्म होता हुआ मिल गया। इसका मतलब है कि मार्केट में फुल ऑन बुलिश मोमेंटम चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे एक ऐसी पॉइंट मिल गया, अगर मार्केट जो है वो 1,13,500 से ऊपर क्लोज़ कर देती है 1 आवर या 4 आवर की, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 1,16,500 होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने देखना होता है। अब मैंने आपको वही बताया, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। ये क्या बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करती है, 4 आवर के कैंडल यहाँ पर ऊपर क्लोज करती है 13,500 से ऊपर, फिर हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें अब क्या करना है, जब हमें सारी चीज़ें जो है वो मिल गई, तब हमने ढूंढना है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की कौन सी ऐसी क्या नाम है पॉइंट है जहाँ से हमें जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमें इस तरह का मोमेंटम मिले, हम जो है वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। जब हम मार्केट ऊपर हो, हमें लगे कि मार्केट नीचे गिरेगी, तब हम जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट ऊपर जा रही है, तब हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन सा ऐसा फर्दर पॉइंट है जहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड पर आ सकती है। अब मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी मैंने जो आपको पहले लेवल बताया 1,16,500, जहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है, और इसके दरमियान में एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ये देखें, ये आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया, फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। जब मार्केट जो है वो 1,16,000 से लेकर 1,16,500 के लेवल में ट्रेड करेगी, तब आपने क्या करना है कि आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी सारी ट्रेड बुक नहीं करते तो आपने मिनिमम अपनी 50 से 60% ट्रेड क्लोज कर देनी है। आपने अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे कर लेना है। अगर आप जो है वो ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है 1,13,500 से ऊपर, तो आपको आराम से 3-4% का मूव मिल जाएगा। बिटकॉइन में 3-4% की आपकी स्कैल्प निकल आएगी। और अगर हम जो है वो अगर मार्केट इसको भी फ्लिप करके ऊपर चली जाती है तो कहाँ तक जाएगी, तो मार्केट जो है वो मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है। मार्केट जो है वो फिर रिजेक्ट होगी कहाँ से, जाके 1,23,000 के लेवल से। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो फेयर वैल्यू गैप भी है, ये देखें, एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप भी है और एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब आप ये नहीं कह सकते, हमें नहीं पता लगता कि मार्केट जो है वो कैसे मूव कर रही है, मार्केट जो है वो किस लेवल पर जाकर रिजेक्शन ले रही है, किस लेवल पर जाके जो है वो बाउंस बैक ले रही है। अब आपके सामने जो है वो मैंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। अब आपको जो है वो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इनके ऊपर बैक टेस्टिंग करते हैं, तो आपको किसी भी बंदे की अपडेट को जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही बिटकॉइन में ही इन चीज़ों को अप्लाई करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर आप, मैं ये कितना यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप मेरी जो लास्ट आई थिंक 4 to 5 वीडियोज़ हैं, चैट जीपीटी के दोनों पार्ट, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास, एंड एक मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई है स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी की, अगर आप ये 5 वीडियोज़ अच्छे तरीके से देख लेते हैं, अगर उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करते हैं, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपको जो है वो किसी का सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना सिग्नल खुद क्रिएट कर पाएंगे।
अब मैंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी आपके सामने कर दिया, मैं आपके सामने जो है वो अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी कुछ रख देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि मार्केट जो है वो फ़िलहाल जो है वो मिड में है। जब मार्केट मेरे लेवल्स पर आएगी फिर मैं अपने लेवल्स पर ट्रेड करूँगा। फ़िलहाल मार्केट जो है वो मेरे लेवल्स पर नहीं है, मार्केट मिड में है। या मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड करूँगा या मैं ब्रेक डाउन पर ट्रेड करूँगा, और जो मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं मैं उन पर ट्रेड करूँगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर करते हैं, और वो ही चीज़ें एट द एंड जो है वो आपके काम आती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब ये मुझे नज़र आया, मैंने कहा आपको ये भी समझा देना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक कैंडल आई, लेकिन उससे जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी जो विक है वो इस कैंडल से नीचे चली गई। मेन के यहाँ के जो ऑर्डर से वो फिल हो गए स्मार्ट मनी के। तो दोबारा मार्केट अगर यहाँ पर आएगी भी तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं काउंट होगा। तो आपने इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक से भी बचना है। आपने सिर्फ और सिर्फ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं, जिनकी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। फेयर वैल्यू गैप भी आपके लिए सीखना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि आपके पास कम से कम एक कन्फर्मेशन 1 to 2 कन्फर्मेशन हो कि ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ताकि आपको जो है वो लॉस ना हो, आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो। अभी हम कुछ फाइंड करते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स। जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमने ये फाइंड किया हुआ था, ये मैंने रिमूव कर दिया था बाद में। कि अगर मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो रिजेक्ट होकर इस लेवल पर आएगी, हम दोबारा जो है वो पकड़ लेंगे। हम तो भाई इस लेवल से जो है मार्केट को लॉन्ग ओपन करेंगे, ये आ गई। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा छोटा है। ये हमारा टोटल जो है वो ऑलमोस्ट आधे % का स्टॉप लॉस है, आधे % का स्टॉप लॉस है। और आपकी टीपी जो है वो यही है, जहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो आपकी टीपी है, और आपकी जो टीपी है वो ह्यूज ही होती है इस केस में। इसके अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फिर क्या नाम है नहीं देती रिस्पेक्ट, अगर आप कहते हो नहीं मुझे और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, तो एक उससे भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। ये छोटे छोटे भी आप रख लें कि यहाँ पर भी मार्केट आएगी, थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेगी, यहाँ पे आपकी आधे % की 1% की स्कैल्पिंग करे। अगर मार्केट आपको लगता है कि अच्छा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रही, आप ना लें। उसके बाद जो है वो जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए, आप यहाँ से अपनी ट्रेड लें और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस क्या है कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। बाकी अगर आप जो है मुझे इस वीडियो के नीचे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, तो इसके बाद मैं एक और इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें जो है वो आपको मल्टीपल चीज़ें सिखाऊंगा। समझ लेके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक मैं मास्टर क्लास लेके आऊँगा, जिसमें जितनी भी स्मार्ट मनी के SMC में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी आपको मैं एक वीडियो में ही सिखाऊँगा।